हेलो एंड वेलकम। हम कर रहे हैं सिस्ट्रेली का 6th एडिशन, चैप्टर नंबर 2 द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, पार्ट 4। आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन। तो बेसिकली आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप दैट आपने अपने रजिस्टर्स निकाल लिए होंगे एंड यू आर नोटिंग डाउन योर नोट्स, राइट। बहुत अभी जो स्लाइड है उसमें काफी सारे रिटन मटेरियल है, तो आप पॉज करके वीडियो को तब भी आप ये लिख सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू मेक योर नोट्स, राइट। बिकॉज ये 800 पेजेस की बुक है सिसरेली, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एवरी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हर टाइम ये खोल के पढ़ने पूरे की पूरी बैठे। तो इट्स बेटर है कि एक बार नोट्स बन जाएंगे तो आपको पता है कि यू कैन कवर द बुक इजीली। चलिए शुरू करते हैं। सो द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 प्राइमरी डिविजन्स, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो 3 प्राइमरी डिविजन्स में ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं। फोर ब्रेन में आता है आपका कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम। मिड ब्रेन में आता है जो सेंसरी और मोटर फंक्शंस हैं, और हाइंड ब्रेन में मेडुला, पॉन एंड सेरेबेलम। ये सारे पार्ट्स को डिटेल में हम समझने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ वी विल मूव, राइट। सो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम हाइंड ब्रेन। आई टोल्ड यू कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। सो हाइंड ब्रेन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसमें है मेड्यूला। अब मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा ब्रेन का स्ट्रक्चर, सो दैट यू नो। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रजिस्टर में अगर आप चाहें डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि आपने एक प्रिंट आउट लेके कट पेस्ट करना है, तो आप वो प्रिंट आउट लेके उसको भी चिपका सकते हैं, सो दैट आपको रिविजन के टाइम पे विजुअल्स होंगे तो आपको याद रहेगा आसानी से। So we are talking about medulla and pons first. So ये देखिए, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर ही मेडुला ऑब्लंगाटा है, जो उसका पूरा नाम है, मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये पॉन्स है, ठीक है। थैलेमस के बारे में भी हम बात करेंगे। और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, दिस इज मिड ब्रेन। ये ब्रेन में कहाँ लोकेटेड होता है, इस तरीके का कुछ आपका ब्रेन दिखता है। और ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे उन्होंने एक आउटलाइन सी ड्रॉ करी हुई है, अगर आपको दिख रही है तो, ठीक है। तो ये अंदर का इनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनसाइड स्ट्रक्चर है ये। ब्रेन के बाहर ये जो आपको रिंकल्ड सरफेस दिख रहा है, ब्रेन के बाहर आपको रिंकल्ड सरफेस ही दिखेगा। बट क्योंकि टू सिमेट्रिकल हाफ्स, अगर आपको पता हो हमारा ब्रेन, जैसे एक ये हिस्सा आपको दिख रहा है और ये बीच में एक सेंटर लाइन आपको दिख रही है ना, ऐसे ये सेंटर लाइन जा रही है, और दूसरी तरफ भी एक ऐसा ही सेम हिस्सा है। तो लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है हमारा ब्रेन, और वो जुड़ा होता है कॉर्पस क्लोसम से। ये सब हम आगे डिस्कस करें। तो ये अगर आप इसको बीच में से कट कर दें, ब्रेन को जैसे स्लाइस कट करते हैं, ऐसे बीच में से कट कर दें, तो आपको अंदर ये वाले हिस्से दिखेंगे, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा दिखेगा, पॉन्स दिखेगा, मिड ब्रेन, थैलेमस, सब कुछ दिखेगा। तो अब भी जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मेडुला, जस्ट स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल जो ऊपर है, ठीक है। नाउ मेडुला जो है टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होता है। तो आप ना इसको ऐसे लिख लेना, लोकेशन करके, लोकेशन ऐसे हाइफन डाल के लिखना, टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इट कंट्रोल्स लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन। लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन कैसे, जैसे जो आपका हार्ट बीट होता है, ब्रीदिंग होती है, सोलिंग का जो फंक्शन होता है, ये सब जो है ये आपका मेडुला कंट्रोल करता है। और इन्हीं वजह से इसको वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कभी मान लो आपके एमसीक्यूज में वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन पूछा है या मेंशन है ये वर्ड, देन इट इज डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट मेडुला, ठीक है। इट इज नोन एज द वाइटल सेंटर। क्यों वाइटल वाइटल सेंटर बोलते हैं इसको, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग योर हार्ट बीट, योर ब्रीदिंग, योर सोलिंग। तो लाइफ सस्टेनिंग जो आपके फंक्शन है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ है, वो सस्टेन करता है, दैट इज वाई इट इज इन द मेडुला दैट सेंसरी नर्व्स कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट ब्रेन और एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन दे क्रॉस ओवर। तो राइट और लेफ्ट का जो क्रॉस ओवर है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। आपको पता है कि आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, एंड राइट वाला जो है लेफ्ट को कंट्रोल करता है। हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो क्रॉस ओवर होता है, मतलब कि मेडुला में, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, यहाँ से नर्व्स आ रही होंगी, तो यहाँ से जो नर्व्स का क्रॉस ओवर है वो यहाँ से होता है, ठीक है। नाउ सेकंड वी टॉक अबाउट another important
ब्रेन का पार्ट, दैट इज पॉन्स। पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। तो वो बोल रहे हैं कि इट इज ब्रिज बिटवीन सेरिबेलम एंड अपर सेक्शन ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम कहाँ है? ये जो आप देख रहे हैं ये है सेरिबेलम, ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा सेरिबेलम है, ठीक है। इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। तो वो क्या कह रहे हैं कि सेरेबेलम और ऊपर सेक्शन को कनेक्ट करता है पॉन्स। तो ये जो आपका पॉन्स है, देखो अगर आप ये यहाँ वाले डायग्राम में देख सकते हो, ब्लू कलर का हिस्सा ये जो पॉन्स है, तो यहाँ ये नीचे सेरेबेलम को भी कनेक्ट कर रहा है, ऊपर मिड ब्रेन को भी कनेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये काफी सारे पीछे से ब्रेन के हिस्से को कनेक्ट करता है, तो इसलिए उसको एज अ ब्रिज कहा गया है, ठीक है। मोटर नर्व्स कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मोटर नर्व्स कैरी करते हैं मैसेजेस। पॉन्स कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो पॉन्स ही है जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी की मूवमेंट, जो जिसको बोलते हैं गेट, GAITE, ठीक है। गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब होता है कि आपका द पर्सन का वॉकिंग जो होता है, ठीक है। सो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी जो है उसका, जो पर्सन का मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना है। मूवमेंट कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे आप एक पैर आगे रखते हो, पीछे वाला पैर उठाते हो, फिर वो आगे रखते हो, इस तरीके से हम वॉक करते हैं ना, तो ये पॉन्स की वजह से हो पाता है, ठीक है। द पॉन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस स्लीप, योर ड्रीमिंग, जो हम सपने देखते हैं, अराउजल, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय पॉन्स ओनली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन क्या क्या है? आपका जो ग्रीन वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था ना, मिड ब्रेन, इसमें दिखा रहे हैं, ये जो छोटू सा ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, दिस इज योर मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन के बारे में वो क्या बोल रहे हैं? मिड ब्रेन में एक आता है रेटिकुलर फॉर्मेशन विच इज रास। इट इज ऑल्सो रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ मेडुला। तो ये जो देखो ये ब्लू कलर का यहाँ पे पॉन्स दिख रहा है आपको, जहां मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये पॉन्स है, ये मेड्यूला है, और ये जो बीच में एक लाइन चल रही है ना, दिस इज नोन एज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्रॉस करके जा रहा है ना, इट इज पासिंग थ्रू, तो वो यही बोल रहे हैं, इट इज रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ मेड्यूला एंड पॉन्स एंड स्लाइटली अपवर्ड्स। अगर आप देख सकते हो तो ये जो लाइन है, मैं किसी और कलर से दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो लाइन है थोड़ा सा और ऊपर गई हुई है, पॉन्स के ऊपर थोड़ा सा। तो वो यही बोल रहे हैं कि इट इज जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, इट इज रनिंग थ्रू मिडल ऑफ द मेड्यूला एंड पॉन्स, और थोड़ा सा स्लाइटली बियॉन्ड, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जनरल अटेंशन के लिए, अलर्टनेस के लिए, अराउजल के लिए, अगेन। और देखो अगर आप ये समझ रहे हो कि जैसे अभी हमने पॉन्स में भी ये बात करा था ना कि स्लीप, ड्रीमिंग, अराउजल के लिए, तो अराउजल तो हमने बोला था पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेटिकुलर के फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका ब्रेन कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ब्रेन का कोई एक हिस्सा पूरी तरीके से काम करे, फंक्शन करे, इंडिपेंडेंटली करे और उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं होता। ब्रेन आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और ब्रेन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, और प्रॉपरली डिफाइंड लाइंस नहीं है आपके ब्रेन में कि ठीक है कौन सा क्या, हाँ क्या है। तो बहुत कोऑर्डिनेटेड और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम होता है, और एक चीज को करने के लिए काफी सारी चीजों की, ब्रेन के काफी सारे हिस्से हेल्प आउट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा वो तो पॉन्स का फंक्शन था, वहां पे पॉन्स में हमने अराउजल लिखा था, अभी हम रेटिकुलर फॉर्मेशन में कैसे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो यहाँ पर अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन की बात करें, देन उसमें अटेंशन, अलर्टनेस एंड अराउजल, यहाँ पर भी फॉर्मेशन होता है, वर्क करता है ना। एक पर्टिकुलर रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये RF रेटिकुलर फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। वन पार्ट ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन इज ऑल्सो क्या कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको रास के नाम से बोलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, विच ये पासिंग थ्रू जो है, एंड इट स्टिमुलेट्स द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, कीपिंग पीपल अवेक एंड अलर्ट। क्योंकि ये पॉन्स के ऊपर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा जा रहा है, तो ये क्या करता है, ये अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन में लोगों को अलर्ट और अवेक रखता है। दिस इज द फंक्शन। तो यू कैन राइट, दिस इज द फंक्शन ऑफ
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर कोई रास का फंक्शन पूछे आपसे तो आप बोलेंगे कि इट हेल्प्स पीपल कीपिंग इन अवेक एंड अलर्ट। तो मतलब जनरल अटेंशन, जनरल अटेंशन क्या होता है? स्पेसिफिक अटेंशन अलग चीज होती है, ठीक है। पर जनरल अटेंशन मतलब कि जैसे मान लो अगर आप ये अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और अगर बैकग्राउंड में कोई डॉग बाग कर रहा है, कोई चिड़िया चहक रही है, किसी की गाड़ी आ जा रही है, हॉर्न बज रहा है, ठीक है, आपके पड़ोसी खटखट खटखट कर रहे हैं, कुछ भी बैकग्राउंड में आपके चल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि अरे अभी लेक्चर पे फोकस करते हैं, अभी ये बात समझते हैं, ये पढ़ाई कर लेते हैं, एंड यू कैन इग्नोर रेस्ट ऑफ द साउंड। इतना कोई इंपॉर्टेंट साउंड नहीं आ रहा है विच यू हैव टू गेट अप एंड अटेंड, ठीक है। यू कैन इग्नोर दैट साउंड एंड यू कैन फोकस ऑन द लेक्चर दैट इज गोइंग ऑन, द स्टडी दैट इज गोइंग ऑन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, ये रास सिस्टम की वजह से हो रहा है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है, राइट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हाइंड ब्रेन। अगेन हाइंड ब्रेन में अगर हम बात करें तो सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, विच इज दिस छोटू ब्रेन, जो आई टोल्ड यू इट इज नोन एज लिटिल ब्रेन ऑल्सो, ठीक है। एंड इट इज एट द बेस ऑफ द स्कल। तो बिल्कुल आपकी नेक जहां होती है, नेक के बिल्कुल जरा सा ऊपर वाला जो हिस्सा ही है, हल्का सा, इसलिए हम आपने देखा होगा बच्चों को मना करते हैं नेक पे हिट नहीं करो, ठीक है। नेक पे आप जोर से थप्पड़ मार रहे हो किसी को, मजाक मजाक में लड़के मार देते हैं, या आप नेक पे हिट कर रहे हो, दैट इज डेंजरस। ये इट कैन a person can die also. Why? वो हम समझेंगे। Based on the skull, part of the lower brain controls all involuntary आपकी जो rapid fine motor movements है वो ये control करता है। It also controls rapid succession such as walking. ठीक है, तो जैसे हम चल रहे हैं तो फटाफट फटाफट अगर चल रहे हैं, स्केटिंग उसमें फटाफट मूवमेंट है, आप जॉग कर रहे हो उसमें कंटिन्यूस फटाफट मूवमेंट है, डांस कर रहे हो उसमें कंटिन्यूस फटाफट मूवमेंट है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो फटाफट हाथ चलने चाहिए आपके, ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्पीच है, तो इस तरीके के जो मूवमेंट्स हैं ये सेरिबेलम कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज नोन एज लिटिल ब्रेन, तो ये इट बिकम्स वेरी डेंजरस इफ यू हिट हेयर, राइट। तो ये आपका सेरिबेलम था। तो देखो हम इसको अगर देखें तो हमने सेरिबेलम के बारे में पढ़ लिया, हमने स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल ऊपर चलते ही मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में समझा, पॉन्स के बारे में समझा, मिड ब्रेन के बारे में समझा, एंड वी हैव आल्सो स्टडीड द सेरिबेलम आल्सो। नाउ मूविंग अपवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली जो है इट इज काफी सारे ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। लिम्बिक सिस्टम में कोई एक चीज नहीं होती, बट इट इज ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स मतलब इसमें काफी सारी चीजों को मिला के हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, पूरा एक सिस्टम है। और इसको ओल्ड मेमिलियन ब्रेन भी बोलते हैं। आप लोगों के 11th क्लास की बुक में ना एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जो कि अब सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो वो चैप्टर हटा दिया गया। वो चैप्टर अगर नहीं हटाया होता तो उसमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से थी। और अगर आप वो चैप्टर समझना या पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, मैंने वो कवर किया हुआ है। दो वो सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से वो हट गया था, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर जहाँ पे बायोसाइकोलॉजी का कंसर्न आ जाता है, ठीक है। और उसमें ब्रेन के बारे में और भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपकी शायद सिसरेली में नहीं होंगी शायद कवर, पर आप वो चेकआउट करना चाहते हो, अगर किसी को बायोसाइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। इट इज नाइस चैप्टर, लाइक आई रियली एंजॉयड, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम को ओल्ड मेमिलियन ब्रेन भी बोलते हैं, और ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लिम्बिक मीन्स लिम्बस और मार्जिन, रेफरिंग टू द बॉर्डर ऑफ समथिंग। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अपर ब्रेन और ब्रेन स्टेम के बीच में कहीं। लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स है, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, सिंगुलेट कॉर्टेक्स। इन जनरल लिम्बिक सिस्टम आपके इमोशंस, आपके मोटिवेशन, आपकी मेमोरी और लर्निंग के लिए इन्वॉल्व होता है। मैं आपको लिम्बिक सिस्टम दिखा देती हूँ। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्बिक सिस्टम। इसमें सिंगुलेट जाइरस आता है, दिस येलो पार्ट दैट यू आर सीइंग, येलो वाला, ठीक है। हाइपोथैलेमस आ जाता है, जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस। हिप्पोकैम्पस, ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं हिप्पोकैम्पस। और एमिगडाला, ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं, दैट इज
एमिगडाला। बाय द वे हमारे ब्रेन में ऑफ कोर्स इतना कलरफुल ऐसा येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू ये सब कलर्स नहीं होते हैं। पार्ट्स को हाईलाइट करने के लिए ये है, ठीक है। तो ये सिंगुलेट जाइरस आप देख रहे हैं और मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा जो है ये आपका आता है लिम्बिक सिस्टम के अंदर। तो व्हेन वी यूज द वर्ड लिम्बिक सिस्टम, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल एज अ होल, सिंगुलेट कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, एज अ होल इनकी बात कर रहे हैं, सबको मिला के बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं थैलेमस के बारे में। थैलेमस कहाँ है? थैलेमस इस वाले में नहीं है। थैलेमस हमने पहले वाले डायग्राम में देखा था थैलेमस को। लेट मी शो यू दैट डायग्राम। ये रहा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये थैलेमस का, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम कहाँ गया? हाँ, सो थैलेमस के बारे में क्या कह रहे हैं? थैलेमस को कहते हैं इनर चैम्बर। इट एक्ट्स लाइक अ रिले स्टेशन। थैलेमस के बारे में जब भी बात हो तो आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए कि ये रिले स्टेशन है। रिले स्टेशन किस चीज का? सेंसरी इन्फॉर्मेशन का। अब सेंसरी इन्फॉर्मेशन का रिले स्टेशन होने का क्या मतलब है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो भी आती है, जैसे रिले रेस होती है ना, एक अगर आपने रिले रेस देखा हो तो उसमें बहुत सारे लाइन बना के ऐसे पर्सन खड़े होते हैं एंड पास ऑन वाला चीज हो रही होती है। यू रन फटक से और नेक्स्ट पर्सन को आप वो हैंड ओवर करते हो, फिर वो आगे भागता है, वो नेक्स्ट पर्सन को हैंड ओवर करता है, फिर वो आगे भागता है, ऐसे करके रिले कर रहे हैं। तो ये रिले करता है इन्फॉर्मेशन को, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स से सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं आप, थैलेमस उसको रिले करता है आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। सो डैमेज टू द थैलेमस माइट रिजल्ट इन लॉस या फिर पार्शियल लॉस ऑफ एनी ऑफ दो सेंसेशन। मतलब अगर थैलेमस डैमेज हो जाता है तो शायद आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन उस तरीके से नहीं मिल पाएगी। स्मेल, लेकिन दो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, एक तो है स्मेल की एंड स्मेल इज द ओनली, एक ही सेंसेशन है, ये हाईलाइट कर लेना, ठीक है, कि स्मेल इज द ओनली सेंस दैट डज नॉट हैव टू फर्स्ट पास थ्रू थैलेमस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लेना कि वैसे तो सारी सेंसेस जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो थैलेमस के थ्रू पास करती है, बट जो सेंस की जो स्मेल की है, जब हम जैसे फ्लावर सूंघते हैं या आपको कोई डिश पसंद आ रही है या आपको पेट्रोल की स्मेल आ रही है, कुछ भी ऐसा, ठीक है, स्मेल आ रहा है, तो वो जो है वो थैलेमस के थ्रू रिले नहीं होती। वो क्यों रिले नहीं होती वो भी मैं बता देती हूँ। डायग्राम, ओके, आप ये वाला ही डायग्राम देख लो। इसलिए नहीं होती क्योंकि जैसे आप यहाँ ब्रेन देख रहे हो तो इसमें तो थैलेमस है नहीं ना। रुको, ओ थैलेमस ये रहा, ठीक है। ये रहा थैलेमस। तो देखो इसमें, देखो ये अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं पिंक से दिखा देती हूँ। ये जो है ना, यहाँ पर होता है आपका थैलेमस, ये बना हुआ है, मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये हिस्सा कुछ ऐसे से, ये थैलेमस बना हुआ है आपका, जिसको इन्होंने यहाँ जूम करके दिखाया हुआ है। लेकिन क्यों हमारे जो सेंस की इंफॉर्मेशन है, जो स्मेल की सॉरी इंफॉर्मेशन है, वो रिले नहीं होती? क्योंकि ये जो आपका अभी हम पढ़ेंगे कि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसको बोलते हैं। आपके जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स मतलब इस तरीके से ना, दो बल्ब्स ऐसे बने होते हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से ऐसे दो बल्ब्स के तरीके से होते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आगे की तरफ है ना, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की तरफ है ये। दैट इज वाई जो सेंस, जब हम जब स्मेल लेते हैं, किसी चीज की खुशबू लेते हैं, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन में इसको सरपास कर जाती है, मतलब वो थैलेमस के थ्रू होके नहीं गुजरती है, ठीक है। वहां से वो रिले नहीं करते बिकॉज ऑफ ऑल फैक्ट्री बल्ब प्रेजेंट, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अपने रजिस्टर में भी जब आप लिखोगे हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, हाँ हाइपोथैलेमस दिया हुआ। सो हाइपोथैलेमस इज दिस हिस्सा, दिस वन, ठीक है। नाउ हाइपोथैलेमस की जो लोकेशन, वो क्या है? बिलो थैलेमस एंड डायरेक्टली अबव पिट्यूटरी ग्लैंड। ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशनल बिहेवियर, जैसे वॉकिंग, ठीक है, आपको उठ के कहीं जाना है, हंगर, थर्स्ट, योर सेक्सुअल एक्टिविटी एंड योर इमोशंस, उसके लिए हाइपोथैलेमस
रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी, हमने बोला कि ये डायरेक्टली अबव पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इट्स काइंड ऑफ कंट्रोल पिट्यूटरी। सो द अल्टीमेट रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स जो होता है वो हाइपोथैलेमस में ही होता है। कौन सा हार्मोन कब सिक्रीट करना है, जैसे आप प्यूबर्टी में आते हैं, लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, राइट। तो कहीं ना कहीं उसमें हाइपोथैलेमस का रोल होता है। अगर हिप्पोकैम्पस की हम बात करें, विच अगेन यू नीड टू सी हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस इज दिस ग्रीन एरिया, ठीक है, दिस इज द हिप्पोकैम्पस एरिया। सो हिप्पोकैम्पस की बात करें, इट इज कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सी हॉर्स। इट इज लोकेटेड विद इन द मीडियल टेम्पोरल लोब ऑन ईच साइड ऑफ द ब्रेन। मीडियल मीन्स टूवर्ड्स द मिडल, तो मिडल ऑफ द ब्रेन में कहीं ये लोकेटेड होता है। इट इज इंस्ट्रूमेंटल इन LTM, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो परमानेंट डिक्लेरेटिव मेमोरीज होती हैं आपको उसको स्टोर करके रखता है ब्रेन में। हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो लॉन्ग टर्म मेमोरीज पे इम्पैक्ट आ सकता है। यू माइट जस्ट फॉरगेट लॉन्ग टर्म मेमोरीज। और एमिगडाला, एमिगडाला की बात करते हैं अब। एमिगडाला, वेयर इज दिस लिटिल छोटू सा पिंक कलर का स्ट्रक्चर दैट यू आर सीइंग इज एमिगडाला, राइट। सो एमिगडाला क्या है, आलमंड शेप का होता है। इट इज नियर द हिप्पोकैम्पस, सो दिस इज द काइंड ऑफ लोकेशन। इट इन्वॉल्व्स इन द फियर रिस्पॉन्स एंड मेमोरी ऑफ फियर में ये इन्वॉल्व होता है। और इमोशनल बिहेवियर कहीं ना कहीं इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। क्लूवर बूशी सिंड्रोम होता है एक, जिसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको, आपकी सिसरेली में लिखा है। सो ये क्लूवर और बूशी जो है ये दो डिफरेंट पर्सन के नाम हैं, ठीक है। देवर रिसर्चर्स क्लूवर और बूशी, और उन्होंने अपने नाम पे ही ये सिंड्रोम जो है बना दिया, क्लूवर बूशी सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, दे आर द रिसर्च देवर द रिसर्चर्स, और इन्होंने एक रिसर्च करा था और उसमें मंकीज के ऊपर, और उन मंकीज का ना लार्ज एरिया टेम्पोरल लोब, अभी हम पढ़ेंगे आगे टेम्पोरल लोब के बारे में। उसमें आप ये समझो कि उनका एमिगडाला जो है रिमूव था, ठीक है। उनके ब्रेन सर्जरी वगैरह करके एमिगडाला रिमूव था, उनका डैमेज था, रिमूव था। तो उन्होंने क्लूवर बूशी ने ये चीज देखी। अब क्योंकि हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि आपके इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्पेशली फियर ऑफ रिस्पॉन्स के लिए, और कोई फियर ऑफ मेमोरी, कोई ऐसा आपका मेमोरी है डर का, वो भी यही एमिगडाला में स्टोर्ड होता है। तो ये डैमेज होने की वजह से क्या हुआ, उनको डर लगना बंद हो गया। एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग बाय द वे, ठीक है। ये बहुत बहादुरी की बात नहीं है कि डर लगना बंद हो गया। जिन चीज, क्योंकि डर कब लगता है आपको, आप कहीं पे डेंजर होता है, ठीक है। तो आप डेंजर से, आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, दैट इज वाई यू फील अफ्रेड कि अरे डेंजर है, डेंजर है। अब उन मंकीज को स्नेक उनके पास अगर है तो स्नेक उनको बाइट कर सकता है, वो मर सकते हैं, लेकिन उनको डर ही नहीं लग रहा है क्योंकि एमिगडाला रिमूव्ड है। ह्यूमन से भी ऑफ कोर्स मंकी इतना फ्रेंडली स्टार्टिंग में तो नहीं होते ना, अनटिल अनलेस वो आपका पेट है या कुछ, तो उनको भी डर नहीं लग रहा। और इस तरीके से बाद में रैट पे भी ये हुआ सर्जरी इस तरीके से, और रैट का भी एमिगडाला रिमूव उन्होंने देखा कि रैट का एमिगडाला रिमूव करें तो उसमें भी ऐसा होता है क्या, तो उनको उसको रैट को कैट के पास बिठा दिया, ठीक है, और उसको कैट से डर नहीं लग रहा है। तो मतलब ये और ऐसा ही सेम चीज जैसे मंकी का हुआ रिसर्च, देन रैट पे हुआ, सेम केस स्टडीज हुई थी इंसानों पे भी, ठीक है। और इंसानों के साथ भी यही हुआ, उनको फियर, डर लगना बंद हो गया किसी भी चीज से। एंड दिस इज नॉट गुड, एज आई टोल्ड यू, व्हाई, बिकॉज आपको आपका जो खतरा, जो डेंजर होता है वो आप सेंस नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं डर लगता है, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी, आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और जब आप देर इज नो फियर, आप कोई प्रोटेक्शन में हो ही नहीं, ठीक है, तो फिर जब डेंजर आएगा, इस तरीके से सांप है आपके सामने, शेर है, कुछ भी है, तो वो तो भाई आप तो गए ना फिर। तो प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सो अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना तो नो प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, ठीक है। इसमें क्लोबोविजन में क्या होता है, आप ना इसको ऐसे नीचे लिख लेना, नो फियर, ठीक है। क्योंकि बिकॉज एमिगडाला रिमूव हो जाता है, एमिगडाला रिमूव, ठीक है।
तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा। तो अगर ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये बुरी बात है क्योंकि देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। नेक्स्ट वी कम टू सिंगलेट कॉर्टेक्स। सिंगलेट कॉर्टेक्स मैंने आपको बताया था, ये येलो वाला जो हिस्सा है ना, ये येलो वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, दिस इज सिंगलेट कॉर्टेक्स। तो वो क्या कह रहे हैं, इट इज फाउंड राइट अबव द कॉर्पस क्लोसम। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, कॉर्पस क्लोसम के बिल्कुल ठीक ऊपर है। गूगल करके देखना कभी, रियल ब्रेन की इमेजेस या यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है अगर आप रियल ब्रेन की डायसेक्शन देखना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो वॉमिट मत कर देना। मैं देख सकती हूँ, मैंने देखा था ये सब। तो काफी फिर आपको पता चलेगा कि कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एंड देयर इज नो बाइफिकेशन एज सच। और सिंगलेट जैसा दिख रहा है ना आपको, सिंगलेट जायरस बिल्कुल ठीक इसी के, अब जैसे ये है ना, ये वाला आप ये समझो कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉर्पस क्लोसम। ठीक है, तो ये कॉर्पस क्लोसम है और येलो वाला हिस्सा सिंगलेट जायरस है, तो ठीक उसके ऊपर ही है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो आपको पता चल गया, राइट अबव द कॉर्पस क्लोसम एंड फ्रंटल एंड पैराइटल लोब, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बोथ इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। दोनों में ही काफी इमोशनल, आपकी इमोशनल और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इट कैन बी डिवाइडेड अप टू 4 रीजन, मतलब फर्दर अगर इसको डिवाइड करें तो आप 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो, जहाँ पे ये इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए रोल प्ले करते हैं, कॉग्निटिव के लिए रोल प्ले करते हैं, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन के लिए रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और अगर आपको मैं एक और बताऊं तो इसमें सिलेक्टिव अटेंशन भी होता है। ठीक है, इट हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि एडीएचडी। अब कौन कौन से डिसऑर्डर में इन सिंगलेट कॉर्टेक्स का हाथ हो सकता है? एडीएचडी में हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया में हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिलेक्टिव अटेंशन का इसमें रोल है। तो एडीएचडी डिसऑर्डर में तो आपको अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो अटेंशन में क्योंकि इसका रोल होता है सिलेक्टिव अटेंशन में, तो डेफिनेटली एडीएचडी में इसका रोल हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया में हो सकता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको एमडीडी बोलते हैं उसमें हो सकता है, एंड इवन बाइपोलर डिसऑर्डर में भी हो सकता है। राइट, देन वी कम टू द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है? जो आपके ब्रेन, जैसे मान लो ऐसे ब्रेन है, सॉरी, ठीक है, ये सेरिबेलम छोटू सा मैंने अपनी तरफ से बनाया। तो ब्रेन का जो आप लगा लो कि जो एक रिंड है बिल्कुल ऐसे, एक आउटर कवरिंग सी है ऐसे से, ठीक है, दैट इज नोन एज cortex. It is made up of tightly, densely packed neurons. ठीक है, इंक्रीज इन रिंकल इज कॉल्ड कॉर्टिकलाइजेशन। तो जो आप रिंकल रिंकल सा स्ट्रक्चर ब्रेन में देख रहे हो ना, मतलब ऐसे 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 वो बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, दिस इज ऑल कॉर्टिकलाइजेशन। We will talk about cerebral hemisphere now. Cerebral hemisphere, as I told you, brain दो parts में होता है ना, right hemisphere and left hemisphere. तो the cerebrum is the upper part of the brain. ये cerebrum है, cerebellum नहीं है, तो ध्यान रखे। It is divided into the two sections. Cerebral दो तरीके के hemisphere होते हैं, which is connected by a thick, tough neural fibers of axons. ठीक है, जिसको कॉर्पस क्लोसम बोलते हैं। कॉर्पस लिटरली मीन्स हार्ड बॉडी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर, यहाँ देख रहे हैं राइट हेमिस्फेयर, और ठीक बीच में जो ये एरो पे है, ये आपको व्हाइट कलर का ये जो दिख रहा है ना एरो, ये बीच में इसके है कॉर्पस क्लोसम, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कॉर्पस क्लोसम ऑल्सो अलाउज लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो कॉर्पस क्लोसम का अगर कोई फंक्शन पूछे, दिस इज द फंक्शन, कि it helps right and left hemisphere to communicate with each other. This is the function. Each hemisphere can be roughly divided into 4 lobes. ठीक है,
हर हेमिस्फेयर को हम ईच हेमिस्फेयर मतलब लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर बोथ, उनको 4 सेक्शन यानी कि 4 लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। ईच हेमिस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर साइड ऑफ द बॉडी, मतलब राइट आपका लेफ्ट को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट आपका राइट को कंट्रोल। और साथ में दे रिसीव इंफॉर्मेशन ऑल्सो। एंड इस चीज को बोलते हैं कोलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कोलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी की आपके कंट्रोल करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, लेफ्ट राइट का और राइट लेफ्ट का। दिस इज कॉल्ड कोलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस क्लोसम हो गया, कोलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, कॉर्टिकुलाइजेशन, वो इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब एमसीक्यूज आते हैं तो इन्हीं टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इनसे वाकिफ ही नहीं होंगे, इनके बारे में आपको पता नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व योर एमसीक्यूज। तो इट इज बेटर कि ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ लें और लिख लें अपने रजिस्टर में हाईलाइट करके। इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू बोथ साइड ऑफ द ब्रेन, जिसको बायलैटरल बोलते हैं। ठीक है, बायलैटरल मतलब कि दोनों साइड से। बाय का मतलब होता है दो, बाय इटसेल्फ मीन्स दो। ठीक है, और ओनली टू वन साइड ऑफ द ब्रेन, जिसको इप्सिलैटरली बोलते हैं, सच एज टेस्ट एंड ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बिल्कुल नीचे होते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। तो ये रिले नहीं करते थैलेमस से इंफॉर्मेशन। तो इप्सिलैटरल टेस्ट और ऑल्फैक्शन जो है इप्सिलैटरल है, इट्स नॉट लाइक बोथ साइड। बायलैटरल में हियरिंग और विजन आ जाता है। ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। ये आपके ब्रेन के 4 लोब्स है। ठीक है, फ्रंटल लोब, रेड वाला, येलो वाला पैराइटल लोब, पर्पल वाला ऑसिपिटल लोब, और ये ब्लू वाला दैट इज टेम्पोरल लोब। ठीक है, एक्वा ब्लू कुछ। लोकेशन अगर हम बात करें एट द बेस ऑफ ऑक्सीपिटल लोब की, अगर हम बात करें, ठीक है, हम पहले ऑक्सीपिटल पीछे से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस ऑफ द कॉर्टेक्स है टुवर्ड्स द बैक ऑफ द ब्रेन। आपके बिल्कुल अगर आप देख पा रहे हो इस इमेज में, तो इस बंदे का सर दिख रहा है, नीचे सेरेबेलम भी दिख रहा है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, जूम करके देख लेना अगर नहीं दिख रहा तो। ठीक है, सेरेबेलम के ऊपर ही टिका हुआ है ये, और बैक ऑफ द हेड है, बिल्कुल सिर पे पीछे की तरफ। दिस एरिया प्रोसेस ऑसिपिटल है, तो विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आईज टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पे लेके जाते हैं। ठीक है, ऑसिपिटल मतलब ये रिलेटेड टू, ये विजुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स ऑल्सो इन द स्लोप इज एंड इज पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, हेल्प्स आइडेंटिफाई मेक सेंस ऑफ विजुअल। अब जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन आ रही है, इट डजंट मीन, एज आई टोल्ड यू, कि आपका जो पूरा ब्रेन है कोऑर्डिनेटेड फैशन में फंक्शन करता है। इट इज नॉट ऐसा कि ऑसिपिटल बोलेगा कि मेरा काम देखने का, मैं सिर्फ देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, फ्रंटल बोलेगा मेरा एग्जीक्यूटिव फंक्शन का है, मैं सिर्फ वही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ऐसे नहीं होता है, सारे एकदम ऑर्केस्ट्रिक मैनर में, एकदम ऐसा हारमोनी में फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऑसिपिटल, क्योंकि सब जुड़ा हुआ ही है ना आपस में, चिपका 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 सही है, तो ऐसे कैसे कि इसका उस पे कुछ असर नहीं आएगा। ऑसिपिटल लोब जो है वो कह रहे हैं कि टेम्पोरल लोब क्योंकि साइड में ही है, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब है क्योंकि हम कुछ देख रहे हैं उसको फिर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। मान लो आप बॉल आती हुई देख रहे हो और आपको सिक्सर हिट करना है, तो भाई उसके लिए पैराइटल लोब चाहिए। ठीक है, विजुअल इंफॉर्मेशन आपने ऑसिपिटल लोब से ली है, पैराइटल लोब है, ये सब एक टेम्पोरल लोब है, हार्मनी में काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब बात करते हैं पैराइटल लोब की। पैराइटल लोब की लोकेशन क्या है, बिल्कुल टॉप, एकदम आपके सिर के ऊपर, टॉप एंड बैक ऑफ द ब्रेन, थोड़ा सा पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ, अंडर द पैराइटल बोन इन द स्कल। दिस एरिया कंटेन्स योर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये आपके ना यहाँ पे बीच में एक होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के इधर जो होता है और इधर वाला जो एरिया होता है, ये मोटर कॉर्टेक्स होता है, और ये होता है सोमैटो। जोमैटो मत लिख देना, सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, नाउ इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन एंड इंटरनल बॉडी, जैसे कि आपका टच, टेम्परेचर, बॉडी की पोजीशन,
ये सब सोमैटोसेंसरी वाला आता है पैराइटल लोब में। वो करता है प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम फ्रंटल लोब की। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने डायग्राम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया नहीं है, बट यू कैन सी द रेड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सबसे ज्यादा है ना। ठीक है, तो ये आपका फ्रंटल लोब है, फ्रंट ऑफ द ब्रेन में है, सबसे इजी यही है पूरी बुक में पोजीशन के हिसाब से फ्रंट पे है तो फ्रंटल लोब। हायर मेंटल फंक्शंस करते हैं ये बॉडी के, यहाँ पे प्लानिंग होता है ब्रेन का, सॉरी, हायर मेंटल फंक्शन ऑफ द ब्रेन होती है जैसे प्लानिंग। ठीक है, कुछ भी प्लानिंग करना है, पर्सनालिटी को लेके है, मेमोरी स्टोरेज को लेके, डिसीजन, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग का कहने का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स का कहने का मतलब है कि वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट, लेट्स से आप चेस खेल रहे हो, ठीक है, यू वांट टू विन, ऑफ कोर्स यू विल यूज योर ब्रेन, तो उसमें आपका फ्रंटल लोब काम कर रहा है। यू वांट टू टेक अ डिसीजन एंड यू अगर जैसे आपको अपना एंट्रेंस क्रैक करना है, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, सारा प्लानिंग का काम है, अपना स्केड्यूल प्लान करना है, सब कुछ, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। आगे फर्दर क्या आउटकम होगा, नहीं क्लियर हुआ तो क्या करूंगा, ऐसा हो गया तो ऐसा, इस वाले में दे देता हूँ, मतलब वट एवर एवर एवर। ठीक है, आगे 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 फर्दर जब आप कॉन्सिक्वेंसेस भी ध्यान में रखते हैं, प्रोज और कॉन्स ध्यान में रखते हैं, जब हम किसी चीज को एनालिसिस करते हैं, दैट इज ऑल डन बाय फ्रंटल लोब, राइट। एंड दिस इज द एरिया डिवोटेड टू लैंग्वेज ऑल्सो। ये लैंग्वेज वाला पार्ट इन्होंने अलग से आगे बताया हुआ, डिफाइन करा हुआ है, तो मैं लाइक आई विल टेल यू। द मोस्ट फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब इज कॉल्ड प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। अब उन्होंने जैसे आपका ये था, ठीक है, रेड वाला हिस्सा, अब इसमें भी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स आ जाता है। देखो मैंने कहीं डाला है, हाँ, देखो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, फ्रंटल पार्ट पे भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिस ब्लू वाला। ठीक है, यू डो नॉट नीड टू रिमेम्बर कि प्री फ्रंटल को भी थ्री पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, डोर्सोलेटरल है, वेंट्रोलेटरल है एंड ऑर्बिटो फ्रंटल है। ठीक है, बट यू डोंट नीड टू गो इन सच डेप्थ, क्योंकि ये आपकी बुक में यहाँ पे है ही नहीं, पर मेरे को डायग्राम यही मिला था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, कि पैराइटल लोब तो हमने कर लिया था ना, टेम्पोरल लोब कहाँ थे यार हम, फ्रंटल लोब पे। तो फ्रंटल लोब का वो बोल रहे हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मैंने आपको दिखाया, पीएफसी इसको बोलते हैं। इट इज लिंक टू कॉग्निटिव कंट्रोल, स्पेशली जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ठीक है, जहां पे जैसे आपको फ्यूचर आपको आउटकम कंसिडर करना होता है। इट कंट्रोल जो करंट बिहेवियर, जो अब भी बिहेवियर है, टू एकम्प्लिश गोल, सेल्फ अवेयरनेस आपकी, ठीक है, इनहिबिशन किसी भी चीज की है या सेल्फ रिस्ट्रेन है, तो बेसिकली एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल जो है आपका, कहीं ना कहीं उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल है। वर्किंग मेमोरी है ये आपकी, टाइम मैनेजमेंट, किसी किसी का टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर होता है, सेल्फ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, हर एक चीज में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल होता है। दिस इज ऑल्सो एन एरिया विच इज एसोसिएटेड विद एडीएचडी। ठीक है, अगेन अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर है, तो आपका क्योंकि थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और ये टाइम मैनेजमेंट, इन सब के लिए आपको यू नीड टू बी अटेंटिव, राइट। आपके एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि यहाँ पे आपका सेल्फ अवेयरनेस का सेंटर है, तो सेल्फ अवेयरनेस जब नहीं है तो एडीएचडी में तो इन चीजों की कमी होती ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्रंटल लोब का भी उसमें रोल प्ले होता है। Then the middle area towards the center is medial prefrontal cortex, जिसको बोलते हैं, and bottom surface above the eyes orbito prefrontal cortex। मैंने आपको बताया ये रहा ऑर्बिटो, ये ग्रीन वाला एरिया इज ऑर्बिटो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द लिम्बिक सिस्टम, इनके भी लिम्बिक सिस्टम से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू सब कुछ ऑर्गेनाइज मैनर में चलता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के, एकदम चिपका चिपका तो होता है ब्रेन। द फ्रंटल लोब कंटेन्स मोटर कॉर्टेक्स, जो मैंने आपको बताई ये रही यहाँ पे कहीं पे मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, बैंड ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड एट द बैक ऑफ ईच लोब। मिरर न्यूरॉन एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि जैसे जब आप, ये एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे बंदर नहीं होते आपको कॉपी करते हैं, सो यू डू समथिंग एंड दे विल कॉपी योर एक्शन,
वाई? बिकॉज ऑफ द मिरर न्यूरॉन्स को फायर करते हैं। सेम हमारे अंदर भी ऐसा होता है। इवन इन पर्सन, व्हेन अ पर्सन परफॉर्म एनी एक्शन, तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सेम जो है पर्सन ऑब्जर्व्स द सेम एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय अनदर, तब भी हमारे जो मिरर न्यूरॉन्स है फायर करेंगे ब्रेन में। ठीक है, मतलब अगर आप किसी को डांस करते हुए देख रहे हो, कोई एक्शन करते हुए देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स फायर कर रहे होते हैं उस टाइम। चलिए, एसोसिएशन कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं। एसोसिएशन कॉर्टेक्स मतलब एसोसिएट करना, मतलब साथ में। ठीक है, हमने बात करी थी ना कि फ्रंटल लोब में लैंग्वेज का भी रोल प्ले होता है। सो एसोसिएशन एरिया क्या है? दीज आर द एरियाज within each lobe of the cortex responsible for coordination and interpretation of information as well as higher mental process. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके ब्रेन बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है, तो ये कोऑर्डिनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं एसोसिएशन कॉर्टेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इनके बारे में अक्सर एमसीक्यूज में आता है, ये आपको पता होने चाहिए। ब्रोका एरिया एंड वर्निके एरिया दोनों ही अपने अपने नाम पे ही हैं। पॉल ब्रोका के नाम पे ब्रोका एरिया एंड कार्ल वर्निके के नाम पे वर्निके एरिया। समझ लेते हैं। लेफ्ट फ्रंटल लोब, अब इसकी जो लोकेशन है ना, दिस लोकेशन यू हैव टू बी लाइक, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्निके और ब्रोका में लोग कंफ्यूज होते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको ब्रोका कैसे याद करना है। इट इज एसोसिएट विद प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, तो बोलना, बोलना। ब्रोका, बी फॉर ब्रोका, बी फॉर बोलना, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेफ्ट की साइड के फ्रंटल लोब पे होता है। लेफ्ट साइड के फ्रंटल लोब, तो ये आपकी लेफ्ट साइड के फ्रंटल लोब पे, ये जो भाई साहब जी आप देख रहे हैं, ये है ब्रोका एरिया। Now, this area allows person to speak smoothly and fluently. Named after neurologist Paul Broca. As I said कि उन्होंने अपने नाम के पीछे ही ब्रोका एरिया बना दिया। However, it appears कि ब्रोका एरिया सिर्फ उसके लिए प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट इंटरैक्ट करता है फ्रंटल टेम्पोरल मोटर एरिया से फॉर द स्पीच। क्यों मोटर एरिया? क्योंकि आप अपना मुंह हिला रहे हो ना, मोटर एक्टिविटी तो हो रही है, टेम्पोरल एरिया भी है, फ्रंटल भी। तो ये सब मिक्स करके, ये अगर आप वैसे पॉइंट स्किप करना चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हो। इट वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू राइट इट डाउन, बट हाँ, पहले ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी लोकेशन क्या है। देन इट इज इम्पोर्टेंट कि ये एसोसिएटेड है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच से। दिस एरिया अलाउज अ पर्सन टू स्पीक स्मूथली एंड फ्लुएंटली। अगर ब्रोका एरिया को कोई डैमेज हो गया, देन पर्सन विल नॉट स्पीक स्मूथली और कनेक्टेड फैशन में नहीं बोलेंगे। एक चीज होती है ब्रोका अफेजिया। अफेजिया का क्या मतलब होता है? अफेजिया का मतलब होता है जहां आप रिटन या स्पोकन लैंग्वेज को यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो अफेजिया का वो मतलब होता है। और ब्रोकाफेजिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आप जो है यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। फ्लुएंटली पर्सन बोल नहीं पाता है, वर्ड्स को मिसप्रोनाउंस करता है या फिर हाल्टिंगली स्पीक करता है। हॉल्टिंगली का मतलब होता है अटक अटक के बोलना। ठीक है, तो उनकी स्पीच फ्लुएंटली नहीं होगी, उनकी स्पीच जो है अटक अटक के चलेगी, उनके वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे, मिस प्रोनाउंसिएशन करेंगे। मिस प्रोनाउंसिएशन जैसे नाइन को बोलेंगे नॉन, क्लॉक को बोलेंगे कॉक, को, मतलब कुछ अटक अटक के और मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, दैट इज ब्रोकाफेजिया। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम वर्निक एरिया के बारे में। now वर्निक के बारे में क्या बात करनी है हमें कि लेफ्ट टेम्पोरल लोब में, देखो दोनों की लोकेशन में ना कंफ्यूज मत हो जाना। एक ब्रोका एरिया लेफ्ट में है और ये भी लेफ्ट में है, पर वर्नी के एरिया आपका टेम्पोरल लोब में है और वो फ्रंट। मैंने इसकी पिक्चर लगाई तो थी, ये देखो ये भी लेफ्ट में है, पर ये वर्नी के एरिया यहाँ है। ठीक है, तो ये फ्रंट की तरफ है, फ्रंटल लोब में है, और ये पीछे टेम्पोरल लोब की तरफ है। ठीक है, और है दोनों लेफ्ट में। नेम्ड आफ्टर कार्ल वर्निके एज यूजुअल। वर्निके अफाजिया भी एक कंडीशन होती है जैसे ब्रोका अफाजिया है। इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लैंग्वेज को, एंड यू कैन नॉट प्रोड्यूस मीनिंगफुल वर्ड्स
बट अनेबल टू अंडरस्टैंड भी हो सकते हैं। तो देखो, जो वर्णिके बी से ब्रोका और बी से बोलना, बोलने का काम ब्रोका एरिया का है और अंडरस्टैंडिंग का काम वर्णिके एरिया का है। ठीक है, आई होप इससे मतलब आपको इजी रहेगा थोड़ा याद करना। बस इसके बाद एक स्लाइड और है एंड देन वी आर डन। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो और आएगी और फिर ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। सो ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर में बेसिकली स्प्लिट ब्रेन रिसर्च के बारे में बताया हुआ है। स्प्लिट ब्रेन रिसर्च में रॉजर्स पेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर जो है ये स्पेशलाइज है इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज एंड फंक्शंस। ठीक है, ऑल्दो कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करते हैं, बट लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन जो है हमारे, वो डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इट इन अ लुकिंग वे लाइक जैसे वो क्योर करने के लिए सोच रहे थे एपिलेप्सी को। एपिलेप्सी क्या होता है? जिसमें मसल स्पैज्म होते हैं, सीजर होते हैं, जैसे झटके नहीं आते बॉडी में, ढक 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 फिट्स जैसे पड़ते हैं। तो ये जो इसका क्योर ढूंढ रहे थे रॉजर्स पेरी। एंड देन उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कॉर्पस क्लोसम को ही कट कर दिया एक पर्सन के। एंड देन ही रियलाइज कि कॉर्पस क्लोसम कट करने की वजह से, कॉर्पस क्लोसम तो वो था जो आपके राइट और लेफ्ट में कम्युनिकेशन करवा रहा था एक बीच में, है ना? उसको कट करने से अब आपका जो लेफ्ट ब्रेन है और जो राइट ब्रेन है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने लगा। ठीक है, तो लेफ्ट हेमिस्फेयर तब उनको पता चला कि लैंग्वेज, स्पीच, हैंड राइटिंग, कैलकुलेशन, मैथ्स, सेंस ऑफ टाइम, रिदम जो कि मैथमेटिकल नेचर में होते हैं, और एनीथिंग जहाँ पे एनालिसिस की जरूरत होती है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर उसको देखता है। ठीक है, जहां पे भी। और राइट हेमिस्फेयर क्या देखता है? राइट हेमिस्फेयर देखता है सारे वाइड स्प्रेड ग्लोबल प्रोसेसिंग, जैसे फेस रिकग्निशन है, इमोशंस की बात है, पैटर्न की बात है, विजुअलाइजेशन की, स्पेस की बात है, मेलोडीज गानों की। तो जैसे आपने देखा होगा राइट को बोलते हैं काफी क्रिएटिव। ठीक है, और एनालिटिकल होता है लेफ्ट। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर का इस तरीके से आप बना लेना कि क्या क्या है। स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, मैथमेटिकल, कैलकुलेशन, लॉजिक, एनालिसिस, रीडिंग, ये सब लेफ्ट हेमिस्फेयर। और राइट हेमिस्फेयर क्या करता है? म्यूजिक, आर्टिस्टिक, इमोशन, प्रोसेस द होल चीजें, पैटर्न रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन, दीज आर द थिंग्स विच कम अंडर राइट हेमिस्फेयर। तो मैंने इसका जो पीडीएफ है वो मैंने बुक का पीडीएफ नीचे डाउनलोड, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन, 6th एडिशन। ठीक है, तो जिस तरीके से आप जब जब पेजेस पढ़ेंगे, जो जो आपके सामने आएगा, वैसे वैसे ही मैं पीपीटीज बना रही हूँ, आगे का पीछे, पीछे का आगे, कुछ नहीं कर रही, सो दैट आपको डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, कि अरे ये कहाँ से लिया है, ये कहाँ से लिया है। जैसे जैसे पेजेस आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे यहाँ से वीडियोस देखते जाओगे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जो मैंने नोट्स बनवा रही हूँ वो नोट्स बना लेना। ठीक है, एंड आपकी सिस्टरेली बुक कवर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड इट इज द बेसिक थिंग, जब आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, दिस विल ऑलवेज ऑलवेज हेल्प यू। मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी वीडियो। अगर कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ जो भी पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड, तो प्लीज वो क्वेश्चन सॉल्व किया करो, आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ पे क्या डाउट है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय।